Hello. Today we are discussing the lecture of cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? हम 12th में ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, हमें इस बारे में ध्यान रखना चाहिए, राइट? तो वी विल टॉक अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सिंपल सी बात है कि कैश फ्लो मीन्स ओनली कैश स्टेटमेंट्स, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स जो बैलेंस शीट के अंदर लिखी होती है। हमें सिर्फ देखना होता है कि कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, राइट? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट डिफाइन करता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो एक इनफ्लो को बताता है कंपनी की, जो उसके आउटफ्लो को बताता है। देयर आर टू वर्ड्स, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ओनली कॉन्सेंट्रेट इनफ्लो एंड आउटफ्लो, सिर्फ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इसके बारे में हम बताते हैं। और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम कैश फ्लो को बनाते हैं। पीरियड जैसे कि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिडर करते हैं तो पूरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्कशन करते हैं। तो अप्रैल टू मार्च अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट कंसिडर किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि पहले कैश फ्लो और फंड फ्लो में काफ़ी वेरिएशंस हुआ करते थे और ये दोनों अलग अलग हैं, और फंड फ्लो के साथ ही कैश फ्लो बना है। फंड फ्लो और कैश फ्लो में ज़रा एक थिक डिफरेंस को अगर हम ढूंढें तो क्या हमें डिफरेंस नज़र आता है? फंड फ्लो यानी फंड्स का आना, फंड्स का जाना। फंड्स का फ्लो क्या है, इनफ्लो है या आउटफ्लो है? इसी तरीके से कैश फ्लो, कैश का आना, कैश का जाना। कैश का फ्लो क्या है? फ्लो मीन्स इंक्रीज, डिक्रीज और नोट अल्टर। हम इन तीन चीज़ों में डिफाइन करेंगे। जैसे सपोज आपके पास 10,000 रुपये है और आपके 12,000 रुपये हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 2,000 रुपये आपका फ्लो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। आपके पास 10,000 रुपये थे, आपके पास अब 8,000 रुपये रह गए, तो 2,000 रुपये कहाँ गए? आपके डिक्रीज हो गए, तो आपका आउटफ्लो भी डिक्रीज हो गया। आपके पास 10,000 रुपये थे, आज भी आपके पास 10,000 रुपये है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड नॉट अल्टर। दिस इज द पोजीशन, ये जो बताई जाती है कैश फ्लो, हमें यही सीखना है। कैश हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है, यानी इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट अल्टर। दिस इज द कंडीशन विच इज टू बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। क्यों बनाते हैं? कंपनी की कैश को चेक करने के लिए कि कंपनी की कैश की पोजीशन बेटर है या नहीं है, और पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम उसको काउंट करते हैं। फंड फ्लो में क्या होता है? फंड फ्लो में हम कंपनी की मैनेजमेंट की पोजीशन को चेक करते हैं कि कंपनी की पोजीशन अच्छी है या बुरी है, यानी एसेट ज़्यादा है या लायबिलिटी ज़्यादा है। एसेट लायबिलिटी के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट किस पर बनती है? एसेट लायबिलिटीज पर। तो यहाँ पे फंड फ्लो का स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कंपनी की पोजीशन ठीक है या नहीं। लेकिन हम तो कैश फ्लो में खड़े हैं। अगर हम कैश फ्लो में खड़े हैं तो सिर्फ हम कैश फ्लो की बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। कैश आया या गया। सोचिए कि हमने एक स्टॉक बेचा, हमारी कंपनी ने स्टॉक बेचा 10,000 रुपये का, तो हमें क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। तो कैश इनफ्लो हो गया ना, इनफ्लो। बट ऐसा आ गया। अभी मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा कि इसके रूल्स, पैरामीटर्स, बढ़ेगा घटेगा, इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा। एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने स्टॉक बेचा और मुझे कैश आ गया, तो मेरी कैश की पोजीशन इनफ्लो की हुई, क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया। इन्वेस्टमेंट आप बेचते हो, इन्वेस्टमेंट बेचते हो, पैसा आता है, तो आप कहते हो मेरी कैश फ्लो की पोजीशन इंक्रीज हो गई क्योंकि कैश आ गया। तो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम कैश को। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ समरी ऑफ द सोर्स एंड एप्लीकेशन। ये सोर्स और एप्लीकेशन की एक समरी होती है, ठीक है? सोर्स एंड एप्लीकेशन का मतलब होता है, सोर्स मतलब कहाँ से पैसा आएगा, ठीक है, और एप्लीकेशन मतलब कहाँ को पैसा जाएगा। देयर आर टू वर्ड्स, सोर्स एंड एप्लीकेशन। सोर्स एंड एप्लीकेशन इंडिकेट, सोर्स मतलब पैसा आएगा, कि कंपनी की कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाया, वहां कंपनी को कहाँ से पैसा आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सोर्स। और अगर कंपनी की हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो कहाँ से पैसा जा रहा है, यानी जब हम पैसे का यूज़ करेंगे इट इज़ कॉल्ड एज एप्लीकेशंस। जब हम पैसे को रिसीव करेंगे इट इज़ कॉल्ड सोर्स। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट बेची, तो इन्वेस्टमेंट एक सोर्स है जहाँ से पैसा आया। स्टॉक आपने बेचा, एक सोर्स है जहाँ से आपने पैसा आया, ठीक है। बैंक पे पड़ा है आपका, बैंक में पड़ा है लाइक एफडी, और उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो एफडी एक सोर्स है जहाँ से आपको इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, तो ये सोर्स है। एप्लीकेशन मतलब आपने यूज़ किया, जैसे कि आपने उस पैसे से एक मशीन खरीद ली, तो परचेज ए मशीन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो ठीक है, कार खरीद ली, इट्स अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो कैश ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ अ टाइम,
It analyzes the cash. Here stands for cash and cash equivalent. A cash flow statement include only those item which affect the cash. सिर्फ उसी आइटम को कंसीडर करना है जो हमारे को क्या कंसीडर करके देती है, कैश। जो हमें क्या कंसीडर करके देती है, सिर्फ कैश। तो हम सिर्फ कैश की ही बात कर रहे हैं और किसी भी चीज की बात बिल्कुल भी इसमें कवर अप नहीं कर रहे। चलिए, उसके बाद हम डिस्कशन किस चीज का करना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं इस मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर में, हम क्या डिफाइन करना चाहते हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस है वो कैसी कवर अप होंगी इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम जिस ट्रांजैक्शंस को सिग्निफाई करना चाहते हैं वही हमारे पास आएंगी, और तो कोई ट्रांजैक्शंस हमारे पास आ ही नहीं सकती। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या सोचते हैं कि आप कैश फ्लो हमारे पास आया है, कैश फ्लो हम क्यों बना रहे हैं, व्हाट इज द रीजन कि हम कैश फ्लो बना रहे हैं। टू सर्टेन द कैश सोर्स, जो अभी मैं बात कर रहा था, ये जानने के लिए कहाँ से पैसा आया और उस पैसे को हम कहाँ कहाँ पे लगा रहे हैं। तीन हिस्सों में हम पैसा लगाते हैं। हमें पैसा कहाँ से आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया। ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी जब काम करती है वो तीन एक्टिविटी करती है। एक्टिविटी क्या होता है, एक वर्क होता है जिसपे कंपनी अपने काम को बांट लेती है। सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग का मतलब काम करना। जैसे अगर एक कंपनी पेन बनाने का बिजनेस करती है तो क्या पेन खरीदेगी, पेन बेचेगी, ये ऑपरेशन है कंपनी का, तो दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। इन्वेस्टिंग, अब पैसा आने के बाद कंपनी किसी से लैंड में लगा देगी, फर्नीचर में लगा देगी, पैसे को इन्वेस्ट कर रही है जहां से वो इंटरेस्ट और अर्न करेगी, तो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब जहां से शेयर्स, डिवेंचर्स, फाइनेंस अरेंज करेगी, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। जैसे कंपनी के पास पहले 1 लाख रुपए था, अब कंपनी के पास 2 लाख रुपए, तो 1 लाख कंपनी का इंक्रीज हो गया, तो व्हाट इज दिस, इंक्रीज इन द कैपिटल, उसकी कैपिटल बढ़ गई, तो इनफ्लो आ गया। इनफ्लो आ गया पर कौन सी एक्टिविटी से आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया, क्योंकि ये पैसे का अरेंज किया है कंपनी ने। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए था, हमारी कंपनी ने 1 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, तो पैसा क्या हो गया, इन्वेस्ट हो गया, दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऐसे ही स्टॉक था, बेचा, कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेटर से पैसा आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। ये ये सब हमारी तीन एक्टिविटी में डिवाइड होता है। तो कैश फ्लो हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम ये जानें कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिंग से कितना आ रहा है और फाइनेंसिंग से कितना आ रहा है। तीनों अलग अलग चीजें मेंशन की जाती है। ऐसे ही हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है कि पैसा कहाँ का यूज कर रहे हैं, तो ऊपर देखेंगे तो सोर्स है, कहाँ से पैसा आया, और नीचे है एप्लीकेशन, कहाँ से पैसा गया। देयर आर टू वर्ड्स हैव टू बी आइडेंटिफाइड। तीसरा है टू चेंज द नेट चेंज इन द कैश एंड इक्विवेलेंट। ये जानने के लिए कि नेट चेंज कितना आया। नेट चेंज का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अगर मुझे यहाँ पे पैसा आया 1 लाख, तो ये मेरी रिसिप्ट हो गई। 80,000 मेरा आउटफ्लो, पैसा गया, एप्लीकेशन हो गया, तो कितना बचा, 20,000 प्लस, तो दिस इज कॉल्ड नेट चेंज इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। To highlight the major activities to provided cash that have during the particular period to show their effect on overall cash balance। तो हम कंपनी का कैश बैलेंस चेक करने के लिए ये सब करते हैं। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव कि हम क्यों करते हैं। हम ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हम क्यों करते हैं ऐसा, हमारे साथ ऐसा हम क्यों सिग्निफाई कर रहे हैं कि हम एक्टिविटी को करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी। तो दिस इज द कंसेप्ट वी आर यूजिंग कि हमारी कैश फ्लो की स्टेटमेंट्स कैसे हम आइडेंटिफाई करके डिफाइन करके दे रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द यूज ऑफ द कैश फ्लो। हम कैश फ्लो का यूज क्यों करते हैं, वाई, हम कैश फ्लो किस लिए बनाते हैं। टू यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर मुझे कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स, कंपनी के कुछ गोल्स होते हैं, आप भी जानते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म जो लंबे समय के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म जो छोटे समय के लिए होते हैं। तो कंपनी को पता है कि मेरे पास छोटे समय के लिए पैसा कहाँ से ले सकती हूँ, कैसे पैसे को यूज कर सकती हूँ, इन दोनों के लिए मैं कैश फ्लो का यूज करती हूँ। इट बिकम ईजियर फॉर मैनेजमेंट टू असेस वेदर इट विल हैव एडुकेट कैश टू डे एक्सपेंस। क्या उसका डे टू एक्सपेंस पूरा हो सकता है, क्या वो ट्रेड पेबल टाइम पे पूरे हो सकते हैं। क्रेडिटर्स को मुझे पेमेंट करनी है मान लो, तो शॉर्ट टर्म पेमेंट ऐसा तो नहीं है कि हम सामान खरीदेंगे और 1 साल बाद पेमेंट करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए हम अपने कैश फ्लो का यूज करते हैं, ताकि हम शॉर्ट चीजों को टाइम पे पे कर सकें। जैसे ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स जिसको हम टाइम पे पे करते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस जैसे सैलरी देना, रेंट देना, ये हमारे हर महीने खर्चे होते हैं। तो इसको पूरा करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। लोन लिया हमने, पर लोन का इंटरेस्ट तो पे करना है, उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को यूज करते हैं। यूजफुल इन प्रिपेयरिंग द कैश बजट। अब दूसरा स्टेप है कि कई बार क्या होता है कंपनी में, हम यू नो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को डिफाइन करते हैं। हम एक कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिफाइन कर देते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा कंपनी में बनाया जाता है, तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को शो कर देते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ज़्यादा है, कम है।
ठीक है, ये सब हम बनाते हैं। यानी कैश बजट हम कंसीडर क्या करना चाहते हैं, कैश बजट। तो कंपनी का कैश बजट कैसा है ये हम देखेंगे। तो कंसीडर द कैश बजट ऑफ द कंपनी। तो हम कंसीडर करेंगे कंपनी का क्या, कैश बजट, कि कैश बजट ज़्यादा है या कम है, सिंपल। तो हमारी कंपनी कहती है कैश बजट दिखाओ, क्या तुम्हारा बजट है भी सही चीज़ें खरीदने का या नहीं है, तुम बोल तो रहे हो, क्या तुम्हारे पास पैसे की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो ये कैश बजट है। कैश बजट का मतलब ही क्या होता है, जो फ्यूचर पीरियड के लिए हम इसको यूज करते हैं, प्रिपेयर फॉर फ्यूचर पीरियड, प्रिपेयरिंग ए कैश बजट। इट इन्फॉर्म द मैनेजमेंट अबाउट द सरप्लस और डिफिशिएंसी अबाउट द पीरियड ऑफ ए कैश, कि क्या अभी हमारे पास सरप्लस पड़ा है या हमारे पास कोई कमी रह गई, जिससे हमारा, विच मीन्स द रिसीप्ट ऑफ द कैश विल बी इन एक्सेस ऑफ द पेमेंट, क्या हमारी रिसीप्ट ज़्यादा है, पेमेंट कम है। तो ये सब हम कंसिडर करते हुए बढ़ते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई हम इसको कवर अप कर रहे हैं कि इसका हम जो कंसिडर किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, वो इसीलिए किया जा रहा है कि कंपनी जो है वो आपको पूरा डिफाइन करेगी, दैट इज यूज करेगी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट को, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है। आगे हम करें तो कंपैरिजन विद कैश बजट, हम अपने कैश बजट को कंपेयर कर सकते हैं। अब हम अपना कैश बजट देख रहे हैं, तो कैश बजट ज़्यादा हुआ, कम हुआ, पिछले साल कितना था, इस साल कितना था, हेल्प कर लेता है ये एक लेवल तक कि कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे हैं या नहीं है, क्या हम रिसोर्सेज को सही से प्राप्त भी कर सकते हैं या नहीं। दूसरा, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट का ट्रेंड देख सकते हैं कि भाई पहले कैश कम आ रहा था, अब कैश ज़्यादा आ रहा है। इस चीज़ के लिए हम कंपनी का कैश स्टेटमेंट दिखाते हैं। ट्रू पोजीशन कंपनी की चेक कर सकते हैं ट्रेंड एनालिसिस करके। इट एक्सप्लेन्स द डेविएशन ऑफ द कैश फ्रॉम अर्निंग, कि भाई अगर कोई अर्निंग आ रही थी तो उसमें चेंजेस क्यों आ रहा है, ये सब हम देखते थे। हेल्पफुल इन सर्टेनिंग द कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटी सेपरेटली, जितनी भी एक्टिविटीज है वो सबको हम अलग से बना सकते थे। तो इन सब के लिए हम देखा जाए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को लॉन्च करते हैं। ये हमारी जो है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट तैयार होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसे कहते हैं। हेल्पफुल इन डिवीजन, हेल्पफुल इन मैनेजरियल डिसीजन, आउटसाइडर के लिए बेटर, ये सब चीजें हम इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसलिए करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम सिंपल सी ये बात करें कंपनी के पार्ट पे जाके, ठीक है, और ये हम सब कंपनी को बोले कि भाई डिफरेंस बिटवीन द कैश फ्लो एंड कैश बजट में क्या फ़र्क होता है। अभी हमने देखा कैश फ्लो और कैश बजट, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कैश फ्लो में और कैश बजट में। सिर्फ डिफरेंस होता किस चीज़ का है, द ओनली डिफरेंस इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए पास्ट पीरियड, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो चीज़ें होती है वो जो बनाई जाती है वो पास्ट पीरियड के लिए बनाया जाता है, जबकि जो कैश बजट बनाया जाता है वो फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया जाता है। दिस इज द मेन डिफरेंस। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट कि कैश बजट क्या है, तो कैश बजट मतलब बजटिंग कर रहे हो आप, अनुमान लगा रहे हो कि कल कितना खर्चा हो सकता है, हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो वी आर ट्राइंग टू maintaining a budget in the future year, that is why it is called cash budget। otherwise हम जो कैश फ्लो बना रहे हैं वो कंपनी की प्रेजेंट सिचुएशन के लिए बना रहे हैं। देयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगर हम यहाँ पे बात करें तो, ठीक है जी। आगे अगर हम डिस्कस करते हैं कैश फ्लो के अंदर प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो, कैश फ्लो बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं। अगर हम कैश फ्लो बनाने की अगर हम थोड़ी टेक्निकल मैनर में बात करें तो कैश फ्लो बनाने के लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 का यूज करते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो सीए करते हैं स्टूडेंट्स, उसके ऊपर आईसीआई जो रूल्स बनाता है, आईसीआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है। जनरली वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 30 तक बनाए जाते हैं। उसके अंदर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट डिफाइन करता है। तो ये बताता है कि दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज नॉट मैंडेटरली इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कमेंसिंग ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 2001 फॉर द सर्टेन एंटरप्राइजेस। कुछ एंटरप्राइजेस होती है जिनको कैश फ्लो बनाना जरूरी नहीं होता, ये उन कैश फ्लो के नाम है। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो कोई जरूरी नहीं है कि हर कंपनी बनाए, पर कौन सी ऐसी कंपनी है जिनको कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं होती। एंटरप्राइज हुज इक्विटी और डेप्ट आर लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड इन्वेंटरी एक्सचेंज इन इंडिया, अगर किसी की सिक्योरिटी डेप्ट है, शेयर्स है, ये जो लिस्टेड होते हैं ये वहां पे जाके लिस्टेड है। एंड एंटरप्राइज देयर इन द प्रोसेस ऑफ इशूइंग डेप्ट और इक्विटी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन्वेंटरी इन इंडिया। तो अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी और रिकॉग्नाइज्ड इन्वेंटरी में, तो उनको बनाना कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई कमर्शियल इंडस्ट्रियल कोई बिजनेस एंटरप्राइज है जिसका टर्नओवर सिर्फ फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एक्सीड 50 करोड़, तो उनके लिए भी ऐसा कुछ कह रहा है कि बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें करता है, ठीक है। पर ये जो बात हम कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम बनाएंगे, ये वो एंटरप्राइजेज है जिनको बनाना है, हम वो नहीं कह रहे जिनको बनाना नहीं है। मैं कह रहा था कुछ ऐसी कंपनीज है जिनको बनाना है, उनको नहीं बनाना। पर हमारे लिए जो आईसीआई कहता है 1 अप्रैल 2001 के बाद ये एंटरप्राइज है जिनको बनाना है, जो कंपनी लिस्टेड
हो जाती है, जिस कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, तो उनको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि कैश फ्लो बनाना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अगर तुम कैश फ्लो नहीं बनाओगे, तो डाटा तुम्हारा फॉलो नहीं होगा। दिस इज़ द मेन पार्ट इन यूजिंग इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। अगर हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, कैश क्या होता है? इट कंप्राइज, कैश को अगर हम डिफाइन करें तो कैश क्या है? अगर हम सिंपल बात में करें, कैश क्या है? इट कंप्राइज कैश इन हैंड और डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। कैश एक डिमांड डिपॉजिट है। हम अपने पैसे को जहाँ जमा करते हैं, वो सारा कैश हमारे लिए यहाँ कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से आपको कैश आए वो। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम आप आराम से ये देख सकते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। ये हम मतलब चैप्टर नंबर 1 में बैलेंस शीट नंबर रिवाइज शेड्यूल में जाके देखेंगे, तो कैश के अंदर हम जानते हैं कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक भी आता है, करंट इन्वेस्टमेंट भी आती हैं, ठीक है जी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं, और चेक एंड चेक ओवरड्राफ्ट भी आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो सकते हैं। बैंक ओडी एंड कैश क्रेडिट विल बी कंसिडर्ड एज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए, जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, इसको हम फाइनेंसिंग में कंसिडर करते हैं। अभी हम क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि हमारे पास 3 एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश क्रेडिट को हम बोलते हैं सीसी लिमिट, ये हमारी कहाँ पे कंसिडर होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, जैसे फाइनेंस अरेंज करना। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है? ओडी लेना, कि बैंक के पास पहले मान लो कंपनी के पास 1 लाख की पहले पैसा था, अब बैंक कंपनी के पास 2 लाख का है ओडी, तो कितना पड़ेगा? 1 लाख। तो इंक्रीज हो गया, ये पैसा कंपनी में आ गया। हमें ऐसा नहीं सोचना कि ये पैसा हम बाद में पे करेंगे। देखिए, पैसे का आना और पैसे का जाना, ये हमें कैश फ्लो में सीखना होता है। तो बैंक ओडी अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स इंक्रीज इन योर फाइनेंस, आपका पैसा बढ़ रहा है, इंक्रीज इन बैंक ओडी जा रहा है। एक्टिविटी कौन सी कंसिडर होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश क्रेडिट अगर कंसीडर करें, तो कैश क्रेडिट भी एक सीसी लिमिट होती है, यानी पैसे का इंक्रीज करना, इनफ्लो, पैसे का जाना, आउटफ्लो। तो इनफ्लो और आउटफ्लो के कंसेप्ट से हम ये सारी कैश फ्लो को सीख सकते हैं। इससे ज्यादा हमें कैश फ्लो अभी कंसीडर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, तो अब देखिए, हमारा पहला स्टेप्स आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर हम बात कर रहे थे अभी कि कैश फ्लो क्या है, तो हम 3 एक्टिविटी को बार बार डिस्कस कर रहे थे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। देखिए, बिजनेस जब भी काम करता है, तो बार बार ऑपरेट होती है एक्टिविटी। पेन बार बार खरीदते हैं, बेचते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, एक्टिविटी रुकती नहीं है, बिजनेस लगातार चलता रहता है। दिस इज टू बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो मेन रेवेन्यू होता है किसी भी कंपनी का, आर द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, जहां से कंपनी अपना पैसा कमा रही है। चाहे कैश फ्लो फ्रॉम इवेंट अकर इनटू द असेटमेंट, जहां से कंपनी अपना नेट प्रॉफिट और लॉस तैयार कर रही है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे सेल ऑफ द गुड्स। आप मान लो गुड्स बेचते हो, मैंने अभी आपको समझाया, सपोज पेन पेन बनाने का आपका बिजनेस है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। हो सकता है आपका पेन बनाने का बिजनेस ना हो, आप सर्विस देते हो किसी को, लाइक मैं ITR रिटर्न भरता हूँ, GST रिटर्न भरता हूँ। अगर एक डॉक्टर के हिसाब से सोचो, तो डॉक्टर सर्विस देता है, तो वो भी उसका एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। छोटा एग्जांपल सोचो आप, कैश फ्लो फ्रॉम रॉयल्टी, कैश रिसिप्ट अगर आपको रॉयल्टी से मिल रही है, फीस, कमीशन, अदर रेवेन्यू। अब रॉयल्टी है या फीस है, स्कूल के हिसाब से सोचो, तो फीस उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगी, क्योंकि वो बार बार आ रही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की एक कंपनी है मान लो, जो लोगों को पैसे देती है, उससे वो इंटरेस्ट कमाएगी। तो इंटरेस्ट कमाएगी, तो एक बार कमाएगी, बार बार कमाएगी, बार बार कमाएगी, वो उसका एक मेन बिजनेस बन जाएगा, इसलिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। डेटर और बीआर, डेटर और बीआर से आने वाला पैसा क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, क्योंकि डेटर्स क्या है? जिनको हम उधार में सामान बेचते हैं, क्या एक बार बेचते हैं, बार बार बेचते हैं, बार बार बेचते हैं, और क्या ये बिजनेस को ऑपरेट करने में मदद करते हैं? नहीं करते, ये बिजनेस को ऑपरेट करने में मदद करते हैं। तो डेफिनेटली जो डेटर से पैसा आ रहा है, वो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। इसी तरीके से आप सामान खरीद रहे हो, यू आर परचेजिंग द गुड्स एंड डेफिनेटली यू विल पे द अमाउंट, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस ऑपरेट करते हुए हो रहा है। क्रेडिटर्स एंड बीपी, क्रेडिटर्स जिनसे सामान खरीदा, उनकी पेमेंट आपको करनी है, तो ये भी बार बार करोगे, ये तो नहीं है एक ही बार सामान खरीदोगे साल में और बैठ जाओगे चुपचाप। तो एक्टिविटी चलती रहेगी, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग। ये रुकनी नहीं चाहिए। वेजेस देना, सैलरी देना, एम्प्लॉय को पैसे देना, ये सब एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस लगातार चलता रहेगा। अगर नहीं चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो बिजनेस रुक जाएगा। इसलिए हमें उस बिजनेस को रोकना नहीं है। रिफंड्स, अगर इनकम टैक्स का कोई रिफंड्स आपको मिल जाता है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि हम टैक्स बार बार गवर्नमेंट को पे करते हैं, उनसे लेते हैं। तो दिस इज ऑल्सो, वी विल डिक्लेयर इट कि ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा बनते चले जाते हैं। कैश पेमेंट एंड शॉर्ट टर्म लोन एंड बोरोइंग्स, ठीक है, कैश पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये सब हमारे काउंट होते हैं। पेमेंट ऑफ प्रीमियरी एक्सपेंस, चेंज इन ओडी एक्सेट्रा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स फ्रॉम स्पेशल आइटम, ठीक है, ये सब हमारे इसके अंदर कंसिडर होते हैं। अभी हम इस पे बात करते हैं,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, उसका एक चार्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं 2 मिनट्स के अंदर। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमें बोलना है कि हमारी जो कैश फ्लो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। बार-बार कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, कैश इनफ्लो। अभी बताया कैश सेल करके पैसा बार-बार आएगा, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, रॉयल्टी से पैसा आएगा, फीस से पैसा आएगा, कमीशन से पैसा आएगा, ये सब होगा। डेटर से पैसा आएगा तो इनफ्लो होगा, बार-बार आएगा। कैश आउटफ्लो पैसा जाएगा, जैसे कैश परचेज़, आप सामान खरीद रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस, सैलरी, कमीशन पे कर रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंस पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिज़नेस लगातार चलेगा। वी कैन कंसिडर इट इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ अवर व्हाट inflow and outflow, under which head we are talking about it, operating activities. Cash inflows in case of फाइनेंशियल कंपनी, देखिए कई बार फाइनेंशियल कंपनी हमारी काम करती है, अब वो था नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए, ठीक है, ये है फाइनेंशियल कंपनीज। अब मैंने अभी आपको बताया जो फाइनेंस अरेंज करके देती है, जैसे मुझे अगर पैसे चाहिए तो मैं किसी कंपनी के पास गया, इंडिया बुल्स कंपनी के पास, उसने मुझे पेमेंट करी, तो वो एक बार करेगी, सब लोगों को करेगी, बार बार करेगी, उसके लिए तो जो मेरे से इंटरेस्ट लेगी, अब वो इंटरेस्ट जो उसके लिए होगा वो तो ऑपरेटिंग इनकम होगा, क्योंकि वो बार बार उसी एक्टिविटी को कर रही है, वो उसका बिजनेस है ना, वो उसका बिजनेस है। तो उधर जो हम यूज करेंगे वो कैश इनफ्लो, उनके लिए इंटरेस्ट डिविडेंड मिल रहा होगा, वो सिक्योरिटी से कमाएंगे पैसे, उनको जो लोन रीपे करेगी थर्ड पार्टी, जैसे मैंने अगर लोन रीपे कर दिया तो वो उनकी ऑपरेटिंग इनकम होगी, उनका पैसा क्या होगा, आउटफ्लो। अगर वो इंटरेस्ट कैश में देंगी मुझे, वो होगा, अगर वो सिक्योरिटी खरीद ले वो होगा, अगर थर्ड पार्टी को पेमेंट करेंगे वो होगा। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन करता है कि आप कौन सी एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं। दिस इज द पार्ट वी आर showing in under the circumstances. So I hope so कि we are dealing the operating activity very carefully. तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग अगर हम ये नहीं सीखेंगे तो हम कैश फ्लो को कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो हम किस पे बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्ट, पैसा इन्वेस्ट हो जाए, जो एक ही बार पैसा इन्वेस्ट हो जाए, उस पर परचेज भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है। मतलब अब देखो आपके पास एक फिक्स्ड एसेट्स पड़ी थी, लाइक फर्नीचर पड़ा था, आपने फर्नीचर उठा के बेच दिया, आपकी कंपनी, आपको पैसे आ गए, इनफ्लो हो गया, पर वो ऑपरेटिंग का पार्ट है या इन्वेस्टिंग का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी थी, आपने बेच दी। प्रोसीड्स का मतलब होता है रेवेन्यू, जो आपको मिल रहा है, ठीक है, इसलिए वो पार्ट है इनफ्लो का। आपने कोई शेयर ले रखे थे, मान लो डिवेंचर ले रखे थे किसी कंपनी के, आपने डिवेंचर ले लिया, तो डिवेंचर के बदले क्या मिला, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रिसीव यानी पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बदले क्या मिला, इंटरेस्ट। इट्स अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंसिंग। इट मींस फाइनेंस अरेंज था, लेकिन पैसा क्या हुआ, इन्वेस्ट, इसलिए वो बन क्या गया, इन्वेस्टिंग। लग क्या रहा था, फाइनेंसिंग, अरेंजमेंट ऑफ मनी था, बट पैसा हुआ है इन्वेस्ट, उसके बदले क्या मिला है, इंटरेस्ट। तो वो आपकी एक्टिविटी कौन सी हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। शेयर्स, आपने किसी ए लिमिटेड, बी लिमिटेड कंपनी के शेयर ले लिए, इन्फोसिस, टाटा के शेयर खरीद लिए, वहां से डिविडेंड मिल गया, क्या बन गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लग रहा है फाइनेंसिंग, नहीं। फाइनेंसिंग तब लगता है जब अरेंजमेंट ऑफ मनी होती है, यहाँ पैसा इन्वेस्ट हुआ है, उससे आपको डिविडेंड मिला है, तो पैसा इन्वेस्ट पे ध्यान लगाइए, अरेंजमेंट पे नहीं। अरेंज करने के बाद हुआ क्या है, ये मैटर करता है, इन्वेस्टिंग। आउटफ्लो, ऐसे आप अगर एसेट खरीद सकते हैं तो परचेज हो गया, जैसे 1 लाख की मशीन थी, आज 2 लाख की मशीन है, 1 लाख की मशीन बढ़ गई, इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी तो आपने खरीद ली, पैसा बढ़ गया, 1 लाख की जगह 2 लाख हो गया, तो कैसे बढ़ गया, कम क्यों नहीं हुआ, ये सोचा हमने। ज्यादा आ गया इसका मतलब आपकी जेब से गया। आप सोचो कि आपके 50,000 की एफडी थी, आपकी अब 60,000 की एफडी हो गई, वो कैसे हुई, क्योंकि 10,000 रुपये आपने ज्यादा लगाए, तो ये आउटफ्लो है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम चीजों को इस तरीके से देखते हैं, ठीक है जी। और लास्ट हम उसको टॉपिक को देखते हैं, क्या, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या कहेगी, जो पैसा अरेंज करके कमाना है, दिस इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नथिंग। तो अरेंजमेंट ऑफ मनी जो मैं अभी आपको बता रहा था, वो हमारी जो कंसिडर करेंगे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ मनी। अरेंजमेंट ऑफ मनी, पैसा आया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश इनफ्लो कैसे आएगा, सपोज आपके पास 1 लाख के शेयर थे कंपनी के पास, अब 2 लाख के शेयर है, बढ़ गए, तो कैसे आए, लोगों ने, कंपनी ने लोगों को शेयर दिए तभी पैसा आया, इनफ्लो। बट पैसा तो अरेंज कर लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, जब शेयर बढ़ेगा मतलब वैल्यू बढ़ी, शेयर इशू हुआ है। सोचो कि ऐसा 1 लाख के शेयर थे, अब 80,000 के, कम कैसे हो गए, क्योंकि हमने पे कर दिया होगा 20,000 पे, पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिडम्पशन हो गया पैसे का। ऐसे ही डिवेंचर, डिवेंचर हमारे 1 लाख के थे, अब 2 लाख के हैं,
कैसे हो गए? क्योंकि हमने लोगों को डिवेंचर दिए होंगे, पैसे लिए होंगे, तो इनफ्लो आया होगा, फाइनेंस अरेंज कर लिया। अब पहले 1 लाख के थे, अब 80,000 का डिवेंचर है, हमने उनकी पेमेंट कर दी होंगी, पैसा आउटफ्लो हो गया। ठीक है, ओवरड्राफ्ट हमने बात की थी, लोन की बात कर सकते हो। 5 लाख आपके पास लोन था, आज आपके पास 6 लाख का लोन है, तो आपका 1 लाख रुपए आया होगा तो इनफ्लो हो गया। पहले 5 लाख का लोन था, अब 4 लाख का लोन है, 1 लाख पे किया होगा तो आउटफ्लो हो गया। बस ये इनफ्लो आउटफ्लो के कंसेप्ट पे आपको काम करना है। ठीक है, रीपेमेंट करना मतलब कम होना आउटफ्लो है और आना इनफ्लो है। पेमेंट ऑफ इंटीरियम डिविडेंड कब? अब देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हो तो फाइनेंसिंग में हो डिविडेंड पे करते हो, तो डिविडेंड पे करोगे कंपनी, अब एक कंपनी है जो प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट के बदले क्या देगी? डिविडेंड, तो पैसा जाएगा, तो दिस इज द पार्ट ऑफ आउटफ्लो। किसके रिस्पेक्ट में? कंपनी के रिस्पेक्ट में। कोई शॉर्ट टर्म लोन है, उसका इंटरेस्ट है वो पे करेंगे। ये सारे कंसेप्ट को अगर हम देखें तो हम अपनी एक्टिविटी के अंदर इन सबको कंसिडर कर सकते हैं। तो दिस इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी को हम इस तरीके से कंसिडर करके बात करते हैं। ठीक है जी, तो अभी तक के हम फॉर्मेट को कल करेंगे। अभी तक हमने सारा डिस्कशन कर लिया, आई होप सो। तो रिलेटेड टू कैश फ्लो जितना हो सकता था हमने सारा जल्दी से जल्दी कवर अप किया है कि कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो क्या नहीं होता। हमें 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। कैश फ्लो मीन्स ओनली कैश, पैसा आए पैसा जाए, आने का मतलब इनफ्लो, जाने का मतलब आउटफ्लो। कंपनी के हिसाब से हमें बात करनी है। उसके बाद हमें 3 एक्टिविटी पे काम करना है। वन इज द ऑपरेटिंग, अनदर इज इन्वेस्टिंग एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग। एक काम करिएगा, जो लास्ट का चार्ट है वो हमें ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग बार बार होने वाला खर्चा होता है, इन्वेस्टिंग एक बार होने वाला खर्चा होता है, फाइनेंसिंग पैसे अरेंजमेंट ऑफ मनी होता है। तो हमें इस तरीके से कंपनी के पैरामीटर में काम करना है। जैसे एक और आसान बात समझते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जो एक तरीके से ऑपरेटिंग है, जो बार बार होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो देखा जाए तो वो हमारी ट्रेडिंग प्लस प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक्टिविटी का पार्ट बनता चला जाता है। दोनों में पैसा आ रहा है, दोनों में जा रहा है, 11 की तरह। और अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को थोड़ा ध्यान से देखें तो वो हमारी बैलेंस शीट की आइटम्स है। क्योंकि लाइबिलिटी साइड पे आप देखते हो कैपिटल है, लोन है, डिवेंचर है, ये सब एक फाइनेंस का अरेंजमेंट होता है, पैसे का अरेंज करना होता है। और जब आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते जाते हो तो वो आपकी एसेट्स बनती चली जाती है, जैसे फर्नीचर, स्टॉक, कार, ठीक है, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब किसके अंदर आती है? एसेट्स के अंदर आती है। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक तरीके से बैलेंस शीट के पार्टों के कैश फ्लो के डिस्कशन करते हैं। और जो आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिनोट की जाती है वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर से कहीं से डिस्कशन करते हैं, चाहे वो इनकम बन के काम करे, चाहे वो एक्सपेंस बन के काम करे। इट मीन्स इनफ्लो हो या आउटफ्लो, इस तरीके से हमें कैश फ्लो को बनाने का काम अपन लोग करते हैं। तो कैश की पोजीशन जानने के लिए ये बात हम कैश फ्लो को आइडेंटिफाई करते हैं, right? So we are already discussed the cash flow statement with respect to all the items. So we will meet you tomorrow in the next topic. Okay, and identifying whether the transactions is okay or not. So bye bye, take care.